सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर अफगानिस्तान में मौजूद है, शोरतुघई और मुंडीगाक। किस पर? अब बात करें कौन से देश की? अफगानिस्तान की। अब भारत और अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान फिर से एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब ये कोई भी समुद्री सीमा साझा नहीं करता है, ठीक है। और भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा लगी हुई है इस क्षेत्र में, ठीक है, जिसे कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? वखान गलियारा। तो लगभग 80 किलोमीटर की सीमा भारत और अफगानिस्तान एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, किंतु ये वो क्षेत्र है जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो अभी प्रत्यक्ष रूप से भौतिक संपर्क भारत और अफगानिस्तान का नहीं है, किंतु यदि हम अगर पाक अधिकृत कश्मीर स्थापित कर लेते हैं, अपने कब्ज़े में वापस ले लेते हैं, तो उस स्थिति में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। किस गलियारे के माध्यम से? वखान गलियारे के माध्यम से, ठीक है। अब अगर अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान एक वो महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके माध्यम से हम मध्य एशिया में प्रवेश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मध्य एशिया के जितने भी देश है बेटा, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारा कहाँ से जाएंगे बेटा? हम अफ़गानिस्तान से, ठीक है। या फिर दूसरा रास्ता हमारे पास ईरान है, ठीक है। बट ईरान के साथ चुनौतियाँ अलग हैं, ठीक है। किंतु अफ़गानिस्तान जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वापस से ईरान की ज़रूरत है, क्योंकि हम सीधे अफ़गानिस्तान नहीं जा सकते, क्योंकि ये जो हमारा पड़ोसी है ये जाने नहीं देगा, ठीक है। भारत द्वारा पूर्व में भी एक परियोजना शुरू की गई थी, ये कौन सी? TAPI, तापी। बट ये तापी परियोजना भी क्रियान्वित नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके अलावा एक और परियोजना हुआ करती थी, वो थी IPI, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। बट ये परियोजना भी नहीं हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑल थैंक्स टू हमारा पड़ोसी, हम इधर से कुछ नहीं कर पा रहे, ठीक है। किंतु अगर हम ऐतिहासिक रूप से बात करें तो ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों के संबंध सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मौजूद है, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर अफ़गानिस्तान में हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दो शहर अफ़गानिस्तान में मौजूद है, शोरतुघई और मुंडीगाक, ठीक है। मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो यहाँ पर है बेटा, ये, ठीक है, ये है। बट शोरतुघई और मुंडीगाक दो शहर थे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो ऐतिहासिक रूप से अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे संपर्क मौजूद है। फिर मौर्य साम्राज्य के दौरान अशोक का जो साम्राज्य स्थापना की शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी बेटा? तक्षशिला से, जो वर्तमान में अफ़गानिस्तान में है, ठीक है। अशोक के अखंड भारत के समय यहाँ से भारत था, इस तरह का, ठीक है। मतलब अखंड भारत में अफ़गानिस्तान शामिल है, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम मध्यकाल देखते हैं तो मध्यकाल में जितने भी तुर्की आक्रमण हुए थे वो इसी क्षेत्र से भारत में हुए। और बाबर भारत का राजा बनने से पहले या भारत का बादशाह बनने से पहले काबुल के पद पर बैठा था, वो भी वर्तमान में अफ़गानिस्तान में ही है,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे संबंध राजनैतिक, ऐतिहासिक, साथ ही साथ धार्मिक, तीनों तरह के मौजूद रहे हैं। किंतु अंग्रेज़ों के शासनकाल के दौरान ये संबंध खराब हुए। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ों द्वारा इस क्षेत्र को कब्ज़ा करने की कोशिश 2 बार की गई और दोनों ही बार अंग्रेज़ बुरी तरह से हारे थे। ठीक है, इतनी बुरी तरीके से कि एक बार जब 10,000 की सेना भेजी गई, वापस लौट के कुछ चुनिंदा लोग ही आ पाए थे, 10-20 लोग। ठीक है, ये स्थिति है अफ़गानिस्तान की। और अफ़गानिस्तान के बारे में कहा जाता है ये साम्राज्यों की कब्रगाह है। ठीक है, मतलब बड़े बड़े महान साम्राज्य जिन्होंने अफ़गानिस्तान में प्रवेश किया, ठीक है, उनका साम्राज्य बर्बाद हुआ है। ठीक है, पहला उदाहरण मैं तुम्हें दे चुका हूँ, ब्रिटेन। ठीक है, 1878 के आसपास ब्रिटेन ने दूसरी बार कोशिश की थी अफ़गानिस्तान में प्रवेश करने की, और उसके 30-40 साल बाद ही ब्रिटेन की शक्ति समाप्त हो। ठीक है, 20वीं शताब्दी। उसके बाद 1980 के दशक में सोवियत संघ इसमें प्रवेश किया। ठीक है, जो हम बात कर चुके थे इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, 2004 में अमेरिका पर हस्तक्षेप किया। ठीक है, अमेरिका की हालत भी आजकल कुछ अच्छी नहीं है, चीन ओवरटेक करने में लगा हुआ है बेटा, और कर भी लेगा। ठीक है, तो अफ़गानिस्तान में जो जाएगा, ठीक है, वो बर्बाद होकर ही वापस आएगा। इसीलिए इसे साम्राज्यों की कब्रगाह कहा जाता है। और अब अफ़गानिस्तान में बहुत आक्रामक तरीके से प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है हमारा परम मित्र चीन। ठीक है, देखते हैं क्या होता है बेटा। भारत के लिए तो अच्छी है, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि अच्छा है, जाओ और जाओ। ठीक है, चीन बर्बाद होगा, ठीक है, फ़ायदा हमारा होगा। अब ऐसा है क्यों, ये भी समझ। ठीक है, अफ़गानिस्तान को अगर हम देखते हैं तो अफ़गानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पर ये हिंदुकुश पर्वतमाला है, ये रही। ठीक है, और साथ ही साथ अफ़गानिस्तान में जो जनसंख्या है वो कबीलाई है। ठीक है, मतलब आज भी वो उस कबीलाई प्रवृत्ति में ही है, जहाँ पर उनका मुख्य जो कार्य है वो विकास नहीं, क्या है, अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ठीक है, क्योंकि संसाधन कम है ना। अब अगर संसाधन कम है, कौन से संसाधन बेटा, आजीविका के संसाधन। पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, मरुस्थली क्षेत्र है, जिसकी वजह से ये जो वनस्पति है बड़ी संख्या में है नहीं बेटा। ठीक है, तो लोगों को कमाने के लिए, लोगों को खाने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर ये कबीलाई क्षेत्र वृहद तौर पे 4 अलग अलग क्षेत्रों में बटा हुआ है। ठीक है, अलग अलग कबीलाई समुदाय वहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और ये चारों समुदाय एक दूसरे पे वर्चस्व भी स्थापित नहीं कर पाए हैं आज तक, और ना ही ये चारों समुदाय चाहते हैं कि कोई भी दूसरा समुदाय उन पे वर्चस्व स्थापित करे। ठीक है, तो क्या करते हैं बेटा, आपस में लड़ते रहते। ठीक है, बट अगर कोई बाहर से आ गया तो वे चारों मिल के लड़ते हैं, सिंपल। ठीक है, भारतीय राजपूतों की भी यही कहानी थी। ठीक है, कि वैसे तो आपस में लड़ते रहेंगे, बट अगर कोई बाहर से आ गया तो फिर सब मिलके उससे लड़ते थे। ठीक है, यही काम अफगानिस्तान आज भी कर, इसीलिए अफगानिस्तान पे शासन स्थापित करना मुश्किल है। क्लियर, ये तो हुई अफगानिस्तान के इतिहास की बातें। ठीक है, अब जब हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध कब थे? 1990 से
पूर्व। क्यों 1990 से पूर्व थे? क्योंकि 1990 से पूर्व अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें हुआ करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंध बने थे। साथ ही साथ अफगानिस्तान का जो पड़ोसी राष्ट्र था ईरान, उसके साथ भी भारत के संबंध बेहतर ही थे, ठीक है। तो उस तरीके से अफगानिस्तान के साथ हमारे संपर्क ठीक ठाक रूप से मौजूद थे। किंतु 1980 के दशक में जो हुआ, क्या हुआ बेटा 1980 के दशक में? 1979 में अफगानिस्तान में साम्यवादी सरकार आई, ठीक है। और इस साम्यवादी सरकार को समर्थन किसने दिया बेटा? सोवियत संघ ने, ठीक है। अब उस सोवियत संघ के समर्थन का भारत द्वारा समर्थन किया, हम पढ़ चुके हैं क्या हुआ था, ठीक है। अब उस समय अमेरिका कहाँ से प्रवेश किया? पाकिस्तान से, ठीक है। और पाकिस्तान के माध्यम से क्या करना शुरू कर दिया बेटा? यहाँ पर मुजाहिद तैयार करना शुरू कर दिए गए, ठीक है। और इन मुजाहिदों को प्रशिक्षण, हथियार, पैसा कहाँ से आ रहा था बेटा? यहाँ से। और इसके ज़रिए ये सारा कहाँ शिफ्ट होने लगा? अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और अफ़गानिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई थी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और फिर जब 1988 में सोवियत संघ कहता है कि अब हम अफ़गानिस्तान से पीछे हट रहे हैं, तो ये सारे मुजाहिद इधर जाने की बजाय इधर मोड़ दिए गए, जिसे इंडियन मुजाहिद नाम दिया गया। ये तो हो गया, ठीक है। बट अब क्या होगा? अफ़गानिस्तान में जो अभी तक गृह युद्ध की स्थिति में था, यह गृह युद्ध समाप्त होते ही अफ़गानिस्तान में शुरू हो जाएगा क्या बेटा? धार्मिक कट्टरवाद, ठीक है। और ये मुजाहिद अब अपने आप को एक संगठन के रूप में व्यवस्थित कर लेंगे, और इस संगठन को क्या नाम दिया जाएगा? तालिबान, ठीक है। तो 1996 से अफ़गानिस्तान में तालिबान का शासन स्थापित हो गया, ठीक है। और तालिबान का शासन धार्मिक कट्टरवाद पर आधारित आतंकी शासन था, ठीक है। और इसीलिए भारत द्वारा अफ़गानिस्तान के साथ संबंध समाप्त कर लिए गए, क्योंकि भारत का रवैया पूरी तरीके से स्पष्ट था बेटा कि किसी भी ऐसे देश के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जाए जो कि आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो या फिर मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा हो। और यही कारण है कि भारत का म्यांमार के साथ भी संबंध कोई बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि म्यांमार में भी सैन्य सरकार ही मौजूद है, ठीक है। तो जो भी सरकारें अलोकतांत्रिक है उनके साथ भारत बातचीत नहीं कर। तो 1996 से लेकर 2004 तक भारत और अफगानिस्तान संबंध शून्य थे, ठीक है। और ये संबंधों का नया दौर शुरू होगा 2004 के बाद, ठीक है। क्यों 2004 बेटा? क्योंकि 2004 में अमेरिका प्रवेश करेगा अफगानिस्तान में, ठीक है। और अमेरिका क्यों प्रवेश करेगा बेटा? क्योंकि 2001 में 9/11 मतलब अमेरिका के ट्विन टावर पे टेररिस्ट अटैक हुआ था, पेंटागन पे अटैक हुआ था, ठीक है, सियाटल में अटैक हुआ था। तो अमेरिका में हवाई जहाज़ों का अपहरण करके उन्हें हमलों में प्रयोग किया था, ठीक है। और उस हमले को करने वाला संगठन कौन सा था? अल-कायदा। और ये अल-कायदा अफ़गानिस्तान में मौजूद था और इसका सरगना ओसामा बिन लादेन भी अफ़गानिस्तान से ही अपने संगठन की गतिविधियों को संचालित कर रहा, ठीक है। तो अब जैसे ही अमेरिका पे हमला होगा, अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ देगा, ठीक है। और उस जंग छेड़ने के लिए अमेरिका किससे बोलेगा? नई दिल्ली से, कि हमें आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़नी है, ठीक है, चलो मिलके लड़ाई लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ भी आतंकवादी हमला हुआ है और तुम्हारे यहाँ भी आतंकवादी हमला हुआ है। 2001 में ही भारत की संसद पे हमला हुआ था बेटा, 13 दिसंबर 2001। तो मामला ताज़ा ताज़ा था,
ठीक है। तो उस स्थिति में भारत और अमेरिका ये उम्मीद करेगा अमेरिका कि भारत उसकी मदद करेगा, ठीक है। किंतु भारत द्वारा क्या कहा गया, मैं मदद नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष है, किसी भी देश के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करते, सिंपल, ठीक है। और ये जो अभियान है ये आपका सैन्य अभियान है, आपका निजी अभियान है, जहां आप अफगानिस्तान में आंतरिक मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम नहीं करेंगे आपकी मदद। तो अमेरिका किसके पास जाएगा बेटा? पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान बोलेगा हाँ बिल्कुल ठीक है, चलिए हम लड़ते हैं, ठीक है। तो वापस से अमेरिका के लिए पाकिस्तान महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। और भारत इस हमले में नहीं पहुंचा, ठीक है। अमेरिका ने कोशिश ये की कि संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अफगानिस्तान में हमला करवाया जाए ताकि विश्व के सभी देश शामिल हो सके, किंतु चीन और सोवियत संघ द्वारा इसे रोक दिया गया। तो अफगानिस्तान में प्रवेश जो किया गया वो अमेरिका द्वारा किसके माध्यम से किया गया बेटा? नाटो के माध्यम, ठीक है। नाटो संगठन देशों के माध्यम से किया गया, ठीक है। और भारत इसमें शामिल नहीं है। अब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है बेटा? युद्ध हो रहा है किस किस के बीच? तालिबान और नाटो सेना के बीच, जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। तो 2004 में अफगानिस्तान में नाटो सेनाओं ने प्रवेश किया, ठीक है। और सबसे पहले इस काबुल को आज़ाद करवाया तालिबान के चंगुल से, और तालिबान को आज़ाद करवा कर तालिबान में एक लोकतांत्रिक सरकार स्थापित की, ठीक है। किसके नेतृत्व में? हामिद करजई के नेतृत्व में। अब जैसे ही काबुल में लोकतांत्रिक सरकार बनी, भारत पहुंच गया किससे बात करने? लोकतांत्रिक सरकार से, कि मैं भी आ गया, ठीक है। नाटो की तरफ से नहीं, मैं खुद आया हूँ। क्यों आया हूँ? अब तुम्हारे यहाँ युद्ध हो रहा है ना, तो विनाश होगा, सिंपल सी चीज़ है, युद्ध में तो विनाश होगा ही होगा। तो अगर तुम्हें पुनर्संरचना की ज़रूरत पड़े तो मैं हूँ, ठीक है। अब लोकतंत्र में अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ेगी तो भारत सरकार मदद करने के लिए तैयार है। क्या चाहिए तुम्हें? आवश्यक सामग्री हम दे रहे हैं। क्या चाहिए तुम्हें? स्वास्थ्य सुविधाएं, हम अपना मेडिकल मिशन भेजें, हमारे यहाँ बहुत डॉक्टर है, ठीक है। मेडिकल उपकरण चाहिए, भारत भेज रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से 2004 में ही भारत के अफगानिस्तान के साथ संबंध दोबारा शुरू हुए, बट तालिबान के साथ नहीं। किसके साथ? हामिद करजाई की सरकार के साथ, जो बहुत एक छोटे से क्षेत्र में काम कर रही, ठीक है। और जैसे जैसे अमेरिका आगे बढ़ता चला गया, मतलब तालिबान को ख़त्म करता चला गया, वहाँ लोकतंत्र स्थापित करते चला गया, वैसे वैसे भारत ने अफगानिस्तान की सरकार के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना शुरू कर दिया मानवीय आधार पर, ठीक है। अब यहाँ पर 2004 के बाद से 2020 तक भारत और अफगानिस्तान के संबंध लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक है। भारत चिकित्सा सहायता दे रहा है, भारत स्कूल बना रहा है, भारत अपने टीचर्स भेज रहा है। फिर जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ी, अफगानिस्तान की सेना को प्रशिक्षण देने के लिए भारत तैयार हो गया, अफगानिस्तान की पुलिस को प्रशिक्षण देने के लिए भारत तैयार हो गया, अफगानिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत ने अपने 2 लड़ाकू विमान अफगानिस्तान में तैनात कर दिए। बोले ये लो तुम ही चलाना, हम नहीं चला रहे, क्योंकि लड़ाई तुम्हारी है हमारी नहीं, ठीक है। हम सिर्फ सहयोग कर सकते हैं तुम्हारा, क्लियर। तुम्हें किन चीज़ों की ज़रूरत है हमें बताओ, हम वो करके देंगे, ठीक है। तुम्हें ऊर्जा की आवश्यकता है, हम डैम बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो सलमा नदी पे डैम जो बनाया गया है, सलमा डैम जिसे कहा जाता था, वो सलमा डैम भारत ने बनाया बेटा। बोले तुम्हें संसद चाहिए, हम बना के दे रहे हैं, तो अफ़गानिस्तान की संसद हमने बनाई। बोले तुम्हें सड़कें चाहिए, तुम्हें सड़कें हम बना के दे रहे हैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो सहयोग हुआ है 2004 से लेकर 2020 तक के शासनकाल में, ठीक है, वो सहयोग मानवीय आधार पर तथा अवसंरचना के निर्माण के आधार पर है, और जिसके द्वारा भारत द्वारा अफगानिस्तान को क्षमता विकास में मदद की। मतलब हमने कुछ नहीं किया अफगानिस्तान में, हमने क्या किया? तुम्हें क्या चाहिए बताओ, हम वो प्रदान कर देंगे।
तुम अपनी काबिलियत का विकास करो। ठीक है, तो ये तो राजनीतिक आर्थिक हुआ। साथ ही साथ अफगानिस्तान की जो क्रिकेट टीम है, ठीक है, कुछ समय पहले तक अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम का जो होम ग्राउंड हुआ करता था वो भारत था। ठीक है, तो वो जो भी क्रिकेट मैच खेला करती थी वो भारत में खेला करती थी। ठीक है, भारत को ही उसने अपना आधार बना रखा था क्योंकि अफगानिस्तान में वो सुविधाएं नहीं थी। ठीक है, अब धीरे धीरे अफगानिस्तान में वो सुविधाएं बनना शुरू हो गई है, तो अफगान क्रिकेट लीग भी हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अफगानिस्तान में अब जब सुविधाएं आ गई है, वहाँ के बोर्ड के पास पैसा आ गया है, तो वो अपने क्रिकेट मैचेस, ठीक है, यूएई, शारजा जैसे देशों में भी करवा रहे हैं। ठीक है, बट भारत में भी अभी भी भारत उनकी प्रथम प्राथमिकता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, भारत अफगानिस्तान में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक, राजनैतिक तथा सामाजिक भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, किंतु परिस्थितियां बदलती है 2020 से। कैसे? 2020 में जो नाटो सेनाएं थी वो अफगानिस्तान से पीछे हट जाती है। ठीक है, नाटो सेना ने प्रवेश ही किया था सिर्फ 10 साल के लिए। जब 2004 में नाटो सेना प्रवेश की थी अफगानिस्तान में बेटा, तब अमेरिका ने कहा था कि हम ये युद्ध सिर्फ 10 साल लड़ेंगे और 10 साल में अफगानिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म करके वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित कर देंगे। किंतु वो चीज़ नहीं हुई। ठीक है, जिसकी वजह से नाटो सेनाएं 2014 के बाद भी अफगानिस्तान में बनी रही। ठीक है, किंतु जब 2016 में ट्रंप साहब राष्ट्रपति बने अमेरिका के, उन्होंने कहा अब अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, 2020 तक हम अपनी सारी सेनाएं वापस बुला लेंगे। ठीक है, तो बिना लोकतंत्र स्थापित किए अफगानिस्तान से नाटो सेनाएं वापस आ गई बेटा 2020 में। और जैसे ही 2020 में नाटो सेनाएं वापस आई, 8 महीने के अंदर अंदर अफगानिस्तान में वापस तालिबान का नियंत्रण स्थापित हो गया। ठीक है, और जैसे ही तालिबान का नियंत्रण स्थापित होता है, भारत और अफगानिस्तान के संबंध फिर बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तालिबान आतंकवादी संगठन, और अमेरिका अपनी साख ये कह के बचाता है कि 2 तरह के तालिबान होता है, एक अच्छा तालिबान, एक बुरा तालिबान। ठीक है, कुछ तालिबान वो है जो बातचीत करके समस्या का हल करने की कोशिश करना चाह रहे हैं, हम उन्हें अच्छा तालिबान मान रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ बातचीत करेंगे और सत्ता उन्हीं को सौंप देंगे। और जो बुरा तालिबान है उसके खिलाफ अच्छा तालिबान लड़ेगा। ठीक है, ये अमेरिका का कहना है। और इसके लिए हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंसेस शुरू की गई। ठीक है, तो 3 तरह की शांति सम्मेलन चल रहे हैं बेटा अफगानिस्तान को लेकर आज भी। एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस, दूसरा दोहा राउंड और तीसरा मॉस्को पीस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कर रहा है तुर्की, दोहा शांति वार्ताएं जो चल रही है उसका नेतृत्व कर रहा है बेटा अमेरिका, और मॉस्को शांति बातचीत जो चल रही है उसका नेतृत्व कर रहा है रूस। ठीक है, तो तीनों लगे हुए हैं अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए। बट कर कौन पाएगा? क्योंकि जब तक वहाँ पे धार्मिक शासन है तालिबानियों का, स्थिति नहीं बदल सकती। डन? तो भारत के संबंध फिर से खराब हो गए। किंतु हाल ही में इसी साल भारत द्वारा अफगानिस्तान के साथ दोबारा बातचीत करना शुरू कर दिया गया है और तालिबान के विदेश मंत्री अपने पहले राजकीय दौरे पर भारत आए और दोनों देशों के बीच बातचीत के ज़रिए अपने संबंधों को सुधारने पर चर्चा की गई। मतलब अब भारत ने भी अपना जो दृष्टिकोण है अफ़गानिस्तान को लेकर वो बदल दिया है और अब भारत भी तालिबान में फ़र्क करना शुरू कर दिया कि ये अच्छा तालिबान है, ये बुरा तालिबान है, और अब भारत भी अच्छे तालिबानियों से बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ अब ऐसा कर क्यों रहा है भारत, उसके पीछे की जो वास्तविकता है वो भी, उसके पीछे की रणनीति ये है कि पिछले कुछ समय से चीन लगातार अपना हस्तक्षेप कर रहा है अफ़गानिस्तान में। ठीक है, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए चीन कोशिश कर रहा है ईरान और सऊदी अरब के संबंधों को सुधारने की। ठीक है,
और अगर ईरान और सऊदी अरब के संबंध सुधरते हैं तो भारत के लिए एक और जटिल परिस्थिति बन जाएगी, क्योंकि ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक है, सऊदी अरब हमारा अच्छा दोस्त है, ठीक है, किंतु ईरान और सऊदी अरब आपस में दुश्मन है। अब अगर ये दोनों दोस्त बन जाते हैं तो भारत को जो एक रणनीतिक लाभ मिल रहा है दोनों से, वो ख़त्म हो जाएगा, और दोनों की जो दोस्ती करवाएगा वो देश फ़ायदा उठाएगा, ठीक है, भविष्य में, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत पिछड़ जाएगा पश्चिम एशिया में चीन की तुलना में, ठीक है। तो अगर अब चीन को अब ईरान तक पहुंचना है या ईरान और सऊदी अरब के बीच दोस्ती करानी है तो चीन को किस देश की ज़रूरत है? अफ़गानिस्तान। बिना अफ़गानिस्तान के ईरान में नहीं घुस सकता ना चीन। क्यों? क्योंकि अगर पाकिस्तान के ज़रिए घुसने की कोशिश की तो हम पीओके तो ले ही लेंगे, वहाँ पे काम होने नहीं देंगे चीन का। जैसे CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, उसे हम बनने नहीं दे रहे बेटा, ठीक है। तो पाकिस्तान के ज़रिए तो हम ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती होने नहीं देंगे, ठीक है। तो चीन के पास एकमात्र विकल्प क्या है बेटा? अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ अपनी दोस्ती सुधार लेते हैं, ठीक है, वो भी तब जब हमने अफ़गानिस्तान में इतना ज़्यादा निवेश किया है मानवीय आधार पर। भारत की रणनीति कभी भी अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा जमाने की नहीं थी, हमेशा मानवीय आधार पे सहयोग कर रहा है। अब अगर यही मानवीय आधार पे सहयोग करना अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ भारत कर दे तो तालिबान किसका समर्थन करेगा बेटा? भारत का, चीन की तुलना में। क्यों? क्योंकि चीन के कर्ज की जाल की नीति सब जानते हैं कि चीन करता क्या है, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा कर्जा देता है और उसके बाद उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसीलिए भारत अब तालिबान से बात कर रहा है, ठीक है। किंतु ये भारत का पूर्ववर्ती विदेश नीति से एक तरह का विचलन है, अलग हट के काम कर रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ इस दृष्टिकोण से किया जा रहा है। डन। तो अफ़गानिस्तान भारत के लिए एक चुनौती भी है। चुनौती क्यों बेटा? क्योंकि तालिबान अगर शासन में है और तालिबान से अगर भारत बातचीत कर रहा है तो भारत का आतंकवाद को लेकर नज़रिया क्या होगा, ये भारत के लिए चुनौती है। क्या भारत आतंकवाद से समर्थन कर रहा है? क्या भारत आतंकवादियों से बात कर रहा है? और क्या भारत आतंकवादियों के साथ संबंध बना रहा है? ये सैद्धांतिक रूप से भारत की विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लगेगा, ठीक है। अगर भारत संबंध बेहतर बनाता है तो उसके फ़ायदे अनेक, ठीक है। एक तरह से ईरान हमारा अच्छा दोस्त है, अफ़गानिस्तान भी अगर अच्छा दोस्त बन जाता है तालिबान के साथ, ठीक है, तो हम पाकिस्तान को पूरी तरीके से घेर सकते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को नियंत्रित करने में अफ़गानिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तीसरी चीज़ जो लिखने वाली बात है, ठीक है, अफ़गानिस्तान भारत का प्रवेश द्वार है मध्य एशिया के लिए, जो मैंने पहले भी कहा, ठीक है। तो मध्य एशियाई देशों में अगर भारत को प्रवेश करना है तो वो कहाँ से होगा बेटा? अफ़गानिस्तान से, ठीक है। और इसीलिए अफ़गानिस्तान भारत के लिए रणनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि मध्य एशियाई देशों में क्या संसाधन मौजूद है बेटा? पेट्रोलियम, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूरेनियम, परमाणु ईंधन, उसके अलावा क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बात हो रही है ना आजकल, वो मध्य एशिया में मौजूद है, ठीक है। तो अगर वहाँ से हम ये सारी चीज़ें ला सकते हैं तो हमारे लिए ये आर्थिक रूप से एक बहुत ही मजबूत पक्ष होगा, ठीक है। और इसीलिए हम बहुत सारी योजनाएं भी बना रहे बेटा, इसीलिए हमने सड़क भी बनाई है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। तो इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए भारत अफ़गानिस्तान के साथ अब अपने संबंधों को सुधार रहा है। आई बात समझ में? क्लियर? उसके बाद अमेरिका इराक में सद्दाम हुसैन को मरवा चुका था, ठीक है, इराक में हस्तक्षेप कर चुका था,
दोहा में, कतर में अपने अपने सैन्य ठिकाने स्थापित कर चुका था। मतलब अमेरिका पश्चिम एशिया में एक मजबूत पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा था इस्लामी देशों के खिलाफ। ठीक है, तो उस चीज़ को भी नज़रअंदाज करने के लिए, उस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए अल-कायदा द्वारा अमेरिका पे हमला करवाया गया। ठीक है, बाद में वही अल-कायदा का सरगना जो उसामा बिन लादेन है वो पकड़ा गया था कहाँ से बेटा? पाकिस्तान से। ठीक है, ये रहा जरांज, और ये जो सड़क है, ये जो नज़र आ रही है ना, यहाँ तक ये दिलाराम है, ये हमने बनाई है। ठीक है, अब इससे होगा क्या? देखो, ये जो रिंग रोड है जो अफ़गानिस्तान में मौजूद है बेटा, कौन सी? दिलाराम, कंधार, काबुल, मज़ार शरीफ, गुरमाच, हेरात और दिलाराम। ये अफ़गानिस्तान की रिंग रोड है जिसे गारलैंड हाईवे भी कहा जाता है, जो एक माला की तरह नज़र आता है। ठीक है, अब अगर हेरात जाते हैं तो यहाँ से हम तुर्कमेनिस्तान प्रवेश कर जाएंगे, मज़ार शरीफ से इधर प्रवेश कर जाएंगे, और इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमने ये सड़क बना के रखी है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही इस तरफ आएंगे आ जाएगा कौन सा क्षेत्र? जाबोल। ठीक है, जाबोल से जहेदन, ये जो शहर दिख रहा है ना यहाँ पे, ये जहेदन है। ठीक है, यहाँ तक की ये जो सड़क है ईरान में, ये भी हम ही बना रहे हैं। ठीक है, ताकि हम अफ़गानिस्तान में प्रवेश कर सके। क्लियर? और ये प्रवेश क्यों ज़रूरी है बेटा हमारा? ताकि हम मध्य एशिया तक पहुँच जाए। अब समझो, सिर्फ इतना नहीं, भारत क्या करने की कोशिश कर रहा है इस क्षेत्र में? ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है? कौन सा बंदरगाह है बेटा? चाबहार। ग्वादर ये रहा, ये चाबहार है, उसी के नज़दीक में हम बना रहे हैं। यहाँ चीन बना रहे हैं ग्वादर, यहाँ हम बना रहे हैं चाबहार। अब गुजरात से हम चाबहार जाएंगे, चाबहार से हम ये सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से जहेदन, जहेदन से आगे जाबोल, जाबोल से अफ़गानिस्तान, और इस माध्यम से हम इधर प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, इधर ना जाते हुए अगर हमें सीधे जाना है तो रेल मार्ग से ये सीधे चलेंगे तेहरान, यहाँ आ जाएंगे कैस्पियन सागर में, और कैस्पियन सागर आने के बाद क्या करेंगे? कैस्पियन सागर से प्रवेश करेंगे तो फिर सीधे हम कहाँ पहुँच जाएंगे? रूस। ये रशिया है बेटा। ठीक है, तो इस कॉरिडोर को क्या कहते हैं? ये जो यहाँ से ये जा रहा है रशिया तक, ये है INSTC, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण सड़क परियोजना या व्यापार परियोजना, जो भारत और रूस का है। और इसमें और भी देश शामिल हो रहे हैं। कौन से? अजरबैजान, ठीक है, आर्मीनिया, तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, ये देश भी शामिल हो रहे हैं। बट इन 3 देशों के मध्य काम चल सकता है क्योंकि कैस्पियन सागर मौजूद है। और अगर रूस हम पहुंच जाते हैं तो फिर यहाँ से हम यूरोप प्रवेश कर जाएंगे। डन? तो ये भारत की परियोजनाएं हैं जो भारत कोशिश कर रहा है कि इसे जितनी जल्दी हो सके लागू किया जाए। ठीक है, बट ऑल थैंक्स टू हमारे ट्रम्प साहब, ईरान परेशान है, जिसकी वजह से हम थोड़ा और ज़्यादा टेंशन में है। इसीलिए ये चीज़ भी थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, बट यही कारण है कि अफ़गानिस्तान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान का टेंशन क्लियर है, एजेंडा है बेटा।
हम बर्बाद हो तो हो, भारत आबाद नहीं हो। सिंपल लॉजिक है उसका, ठीक है। इसलिए तापी से उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता। क्यों? क्योंकि वो जो कंसेशन मिलना था उसे, वो जो शुल्क मिलेगा उसे, कि जितना हम तेल आयात करेंगे उस पाइपलाइन से, हर उस तेल पे वो टैक्स तो वही लेगा ना, ठीक है, कि तुम्हारा सामान जा रहा है यहाँ से, पैसे दो, फ्री फंड में उसे पैसा मिल रहा था, ठीक है, और वो हमेशा के लिए मिलता रहता। बट पाकिस्तान, फ़ायदा किसको होगा? भारत को नहीं करना। वो रणनीति है बेटा कि मैं बर्बाद हो चलेगा, मेरा पड़ोसी आबाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए पाकिस्तान की कहानी ख़त्म है, ठीक है। और इसीलिए हम अफ़गानिस्तान के साथ अपने संबंधों को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं।